लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्षी नेता समझ गए हैं कि 2024 में भी पीएम मोदी की वापसी तय है। ऐसे में विपक्षी नेता एक एक कर राहुल गांधी को झटका दे रहे हैं और कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब इंडी गठबंधन टूट कर बिखर रहा है और राहुल गांधी को लॉन्च करने का कांग्रेस का सपना एक बार फिर सपना ही रह गया है, क्योंकि विपक्ष में मची भगदड़ से साफ हो गया है कि देश में मोदी लहर नहीं, मोदी की सुनामी चल रही है और इस सुनामी में विपक्ष का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी अब इंडी गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद अब सपा गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जयराम रमेश बेचैन दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बाद भी अगर यूपी में अकेले लड़े तो खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है, और ऐसा हुआ तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग 2024 या 2029 में भी नहीं हो पाएगी। ऐसे में राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है। लेकिन जयराम रमेश का ये बयान ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश तो कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि जब गठबंधन होता है तो लेन देन का सवाल होता है। लेकिन अब इंडी गठबंधन हर राज्य में टूट चुका है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। उधर बंगाल में ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन से अलग हो चुकी हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए थे कि पीएम मोदी की मजबूत छवि के सामने उनके लिए टिकना भी मुश्किल है। वहीं अब विपक्षी नेताओं को भी पता चल गया है कि कांग्रेस की क्या सियासी हैसियत है, तभी तो बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दल भी अब मौका देखकर भाग रहे हैं। इंडी अलायंस अब जल्दी राजनीतिक इतिहास बन जाएगा। लगता है इंडिया अलायंस के दिन पूरे हो चुके हैं। जो इंडिया अलायंस एक समय में अपने होने पर इतरा रही थी, अब वो इस देश में जल्द ही राजनीतिक इतिहास हो जाएगी। इंडी जो राजनीतिक स्वार्थ की सीढ़ी चढ़ रहा था, उसके दिन अब जल्द ही बीतने वाले हैं, क्योंकि इंडी जुड़ने की बजाय लगातार टूट रहा है। इंडी को पता है कि अब हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिल्कुल फेल हो चुके हैं। दिल्ली में भी इंडी अब पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से असम और गुजरात में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस आलाकमान नाराज है। सेंट्रल लीडरशिप ने प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों कहा था कि वह दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर चुनाव लड़ना चाहती है और गठबंधन धर्म के तहत कांग्रेस को 1 सीट देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। साथ ही कहा था कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आम आदमी पार्टी ने डिब्रूगढ़ से मनोज धनोहर, गुवाहाटी से भावेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषिराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के भरूच से चैतर वसावा और भावनगर से उमेश भाई मकवाना को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात की 26 सीटों में से 8 सीट की मांग की है। संदीप पाठक ने कहा था कि उनकी पार्टी कुछ दिन तक कांग्रेस के जवाब का इंतजार करेगी। इसके बाद 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। ऐसे में चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन टूट गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश के पीडीए मुहिम को ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने झटका दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने लिए एक अलग राह चुन ली है, जिससे बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अखिलेश यादव को एक्सपोज कर दिया है। अब बीजेपी को फायदा और अखिलेश को भारी नुकसान हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग राह चुनते हुए अखिलेश की पोल भी खोल दी
कि अखिलेश भले ही शोषित और वंचितों की बात करते हों, लेकिन उनके ही दल से शोषित और वंचित अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। बीजेपी चुनाव में भी इस मुद्दे को उठा सकती है, यानी कुल मिलाकर स्वामी के कदम से बीजेपी को फायदा और सपा को नुकसान ही होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अलग हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। वहीं अब अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी भी खूब बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि वह फायदे के लिए सपा में आए थे। स्वामी प्रसाद को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वह बोले, लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है, ये कौन बताएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है। लाभ लेकर तो हर कोई चला ही जाता है। वहीं अखिलेश की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी करारा जवाब दिया है। मौर्य ने कहा है कि ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की केंद्र में और राज्य में सरकार है और वो मुझे लाभ दे रहे हैं। स्वामी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, उनके द्वारा ऐसी सेक चिल्ली बगाड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो हमेशा पद छोड़ा है, मैंने वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, विचारों के सामने पद मायने नहीं रखता है। मैंने बहुजन समाज पार्टी में नेता विरोधी दल रहते हुए पार्टी को छोड़ दिया था, सत्ता में रहते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विपक्ष में रहकर के वो मुझे लाभ दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व पैदा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने 85 और 15 का विरोध तभी कर दिया था जब सुल्तानपुर से परशुराम की मूर्ति लगाकर फरसा लहराया था। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब अब मौर्य अपनी पार्टी बनाकर अखिलेश यादव का ही वोट काटेंगे। अगर मौर्य अखिलेश यादव की सपा के सामने चुनावी मैदान में आते हैं तो विपक्ष के खूब वोट कटेंगे, जिसके कारण विपक्ष को आपसी नुकसान होगा और बीजेपी विपक्ष के बिखरे वोट बैंक का फायदा उठाकर चुनावी मैदान आसानी से मार ले जाएगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पार्टी एक के बाद एक नई मुसीबत में फंसती जा रही है और इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को अपना खेला दिखा दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल झल्ला गए हैं। इस बार बीजेपी ने ऐसा वार किया है कि केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। केजरीवाल ईडी से बचने का प्लान बना रहे थे कि ईडी से क्या कहना है इस बार, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा है। आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती थी, उसके नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मिली हार के बाद खुद कपड़ा फाड़ कर हो हल्ला कर रहे थे। मामला देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा और बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन असल खेला तो बीजेपी ने आप और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में कर दिया है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल और आप के तमाम नेता बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 पार्षदों में पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला शामिल हैं। वहीं आप पार्षदों के पाला बदलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी नेता मनोज सोनकर के इस्तीफे से साबित हो गया है कि चुनाव में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कहा कि महापौर के इस्तीफे से ये साफ है कि चुनाव में हेरफेर हुआ था। उनसे जब चुनाव नहीं जीता गया तो हमारे पार्षदों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी बंगाल में ही फंस गई है। ममता दीदी बीजेपी से मुकाबला करने चली थी, लेकिन अब टीएमसी के लिए अपनी सीटें बचाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टीएमसी अब एक्सपोज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले दीदी को इतना मजबूर कभी नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी अब समझ गई हैं कि उनका खेल खराब हो गया है, इसलिए वो इस तरह से बेचैन दिखी। ममता बनर्जी की बेचैन देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की काफी सीटें बढ़ सकती है। ऐसे में तिलमिलाई ममता दीदी ने खुलकर विपक्ष को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी को ममता के खिलाफ कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं अब ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी तो है ही, लेकिन बड़ा मसला ये है कि उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों पर भी तीखा हमला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता की ये तेवर देखकर लग रहा है कि विपक्ष का पूरा राजनीतिक समीकरण लोकसभा चुनाव से पहले बिगड़ चुका है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि ममता को कैसे साधे, लेकिन ममता विपक्ष को पूरी तरह से आड़े हाथों ले रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि विपक्ष की इस बिल्ली लड़ाई में बाजी बीजेपी ही जीतेगी, ये तय ही दिख रहा है और ऐसा होता भी आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में हिंसा फैलाने में बीजेपी और वाम दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने एक साथ बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तीनों मिलकर उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम, वाम, श्याम सब एक हो गए हैं। संदेश खाली हिंसा में तृणमूल नेता उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है जिन पर आरोप है, लेकिन क्या बीजेपी ने अपने उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने हिंसा फैलाई है? ममता बनर्जी ने संदेश खाली में पुलिस कार्रवाई पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि मैंने पुलिस को खुली छूट दी है। दक्षिण 24 परगना के एक और हिंसाग्रस्त क्षेत्र बांगड़ के बाहुबली तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम की भी गिरफ्तारी का जिक्र सीएम ममता ने किया और कहा कि जिसके खिलाफ भी आरोप है, वहीं ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं को संदेश खाली नहीं जाने दे रही थी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली का दौरा करने की अनुमति दी। वहीं अदालत ने बीजेपी नेता को अपनी यात्रा के दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा दूसरी बार संदेश खाली जाने से रोके जाने के बाद भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो देखा आपने कैसे लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। रवीश कुमार एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं कि वो किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। रवीश कुमार हमेशा से एक खास एजेंडे के तहत काम करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करारा जवाब मिला कि वो सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। रवीश कुमार पत्रकारिता का ऐसा नाम जो अब एजेंडा फैलाने वाला बनकर रह गया है। रवीश को जब से एनडीटीवी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से लगता है रवीश कुमार बौरा गए हैं। रवीश कुमार अब बस प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीन बनकर रह गए हैं। वो अपने आकाओं के आदेश पर देश की परेशानी के खिलाफ लोगों के मन में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। रवीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके देश के लोगों के मन में जगह बना पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रवीश कुमार ऐसा करने के चक्कर में अपनी हर जगह फजीयत करवा लेते हैं। ऐसा फिर से हो गया है। राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवीश कुमार के प्रोपेगेंडा का तगड़ा जवाब दिया है। बता दें कि तारा शाहदेव जबरन, धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना की शिकार रही है। रकीबुल ने उन्हें फंसाकर उनके साथ लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में रकीबुल को राज्य स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। झारखंड उच्च न्यायालय का तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी 15 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। पहले एनडीटीवी में रहे यूट्यूबर रवीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने हाथ में लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस नामक एक पुस्तक ले रखी है। उन्होंने किताब का प्रचार करते हुए लिखा कि प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में इसके तीनों लेखक मौजूद रहेंगे और इस पर चर्चा होगी। रवीश कुमार ने लव जिहाद को मनगढ़ंत बताने वाली किताब का प्रमोशन किया। इस पर उन्हें जवाब देते हुए तारा शाहदेव ने लिखा कि रकीबुल जैसे जिहादी जिसने मुझे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहाँ से आई, लेकिन आज समझ आया कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को आप जैसे लोग ही देते हैं। तारा शाहदेव खुद लव जिहाद की पीड़िता रही हैं, ऐसे में इसे काल्पनिक बताया जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रवीश कुमार को करारा जवाब दे दिया। बता दें कि तारा शाहदेव को रकीबुल हसन ने रंजीत कोहली बनाकर फांसा था और इस साजिश में उसकी अम्मी कौशल रानी भी शामिल थे। उसे भी 10 वर्ष की सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी। 2014 में ही ये मामला प्रकाश में आया था और 2015 में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। तो देखा आपने कैसे राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवीश कुमार के प्रोपेगेंडा का तगड़ा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।